Assalamualaikum students. I am Professor Signan Kazmi from Online Student Point. Today we are going to discuss basic accounting terminologies. When we talk how to learn accounting, first of all, we must know about accounting terms. Those terms we use in accounting in special meanings, but in routine life or in real life, it's just accounting terms. So we are going to start basic accounting terminologies. Basic accounting terminologies means specified word has special meanings in accounting. ऐसे वर्ड जो कि स्पेसिफाइड हो, जो कि मखसूस कर दिए गए हो, जिनके स्पेशल मीनिंग्स हो अकाउंटिंग में, वो वर्ड जब हम रूटीन लाइफ में यूज करें, आम लाइफ में यूज करें, उनके मीनिंग्स जनरल मीनिंग्स हो, लेकिन जैसे ही अकाउंटिंग में वो वर्ड यूज करें, उनके अपने स्पेशल मीनिंग्स होते हैं, वो स्पेसिफाइड टर्म होती है, यानी उनके मखसूस मीनिंग्स होते हैं, किसी मखसूस चीज के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कहते हैं। इसलिए अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, अकाउंटिंग अपनी जुबान में बातें करती है। अकाउंटिंग की बातें सिर्फ अकाउंटेंट को समझ आती है, आम पर्सन को नहीं समझ आ रही थी, वो नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा था, बिकॉज कि अकाउंटिंग लैंग्वेज है। अकाउंटिंग में तो बहुत सारी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, अकाउंटिंग के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अकाउंटिंग अपनी जुबान में बातें करती है। सो हमें अकाउंटिंग सीखने के लिए सबसे पहले अकाउंटिंग रूल्स सीखने से पहले हमें वो बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी सीखनी पड़ती है, जिनके आम रूटीन लाइफ में मीनिंग्स कुछ और है, लेकिन जैसे ही हम अकाउंटिंग में वर्ड यूज करते हैं, उनके स्पेसिफाइड मीनिंग हो जाते हैं, उनके स्पेशल मीनिंग्स हो जाते हैं। तो देखते हैं इससे आगे। उससे पहले एक और चीज देख लेते हैं, टाइप ऑफ बिजनेसेस। देयर आर 3 टाइप ऑफ बिजनेसेस। फर्स्ट इज ट्रेडिंग कंसर्न, सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, थर्ड इज सर्विस कंसर्न। ट्रेडिंग कंसर्न, those businesses which purchase finished goods and resell। अगर हम आम रूटीन में भी देखें, मार्केट में भी देखें, अगर बाजार में भी देखें, तो हम बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस नजर आ रहे हैं जो फिनिश गुड्स बाय करके लाते हैं और फिनिश गुड्स बाय करके लाने के बाद वो सेल करते हैं, बल्कि वो रीसेल कर रहे होते हैं। जो पहले वो परचेज कर चुके हैं, इसलिए वर्ड यूज होता है रीसेल। ऐसे बिजनेसेस जो बाय करते हैं, परचेज करते हैं फिनिश गुड्स और उसको रीसेल करते हैं, उसे हम ट्रेडिंग कंसर्न कहते हैं। और ऐसे बिजनेसेस, दोज बिजनेसेस which put raw material in a process and produce a finished goods and then sell। ऐसे बिजनेसेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड खुद प्रोड्यूस करते हैं और सेल करते हैं, ऐसे बिजनेसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। लाइक सीमेंट फैक्ट्रीज, लाइक शुगर मिल्स, दीज आर प्रोडक्शन कंसर्न। खुद गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद अपनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके उसके बाद सेल कर रहे हैं, ऐसे बिजनेसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न कहते हैं। और ऐसे बिजनेसेस जिसमें किसी किस्म कोई फिजिकल गुड्स एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर होते हैं, लाइक टीचर्स या लाइक schools, colleges, universities, hospitals, educate, these are providing services. There is no physical goods involved. So there are 3 types of businesses. One is trading concern, second is manufacturing concern, third is service concern.
हमारे पास जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में कहता है एनी डीलिंग बिटवीन टू पर्सन इन टर्म ऑफ मनी, दो लोगों के दरमियान किसी किस्म का कोई भी लेन देन जिसको हम पैसे की शक्ल में बयान कर सकते हैं उसे हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। कहते हैं एनी एक्टिविटी विच कैन इंटरप्रेट, विच कैन डिफाइन, विच कैन एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ मनी। तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम जिसे हम पैसे की शक्ल में बयान कर सके उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। बुक्स का परचेज करना, आप कैश पे करते हो, उसकी प्राइस पे करते हो, इज अ ट्रांजैक्शन। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 इज अ ट्रांजैक्शन। परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹50,000 इज अ ट्रांजैक्शन। सोल्ड गुड्स फॉर ₹12,000 इज अ ट्रांजैक्शन। दुनिया का कोई भी काम जो पैसे की शक्ल में बयान किया जा सके उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। देखिए अकाउंटिंग में हमारे पास हजारों ट्रांजैक्शंस होती है, हमें उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड यूज हो रहा है गुड्स, मर्चेंडाइजेस और कमोडिटीज। ये एक ही चीज के 3 वर्ड यूज हो रहे थे। पासबुक वाले गुड्स लिखते हैं, पासबुक्स वाले गुड्स की जगह मर्चेंडाइज लिख देते हैं, पास कमोडिटीज लिख देते हैं। इट्स नॉट अ जनरल वर्ड। इन अकाउंटिंग लैंग्वेज वर्ड गुड्स इज अ स्पेसिफाइड वर्ड, ये मखसूस वर्ड है एंड हैज अ स्पेशल मीनिंग्स। इसके अपने स्पेशल मीनिंग्स है। कह रहा है अकाउंटिंग लैंग्वेज में anything in business which purchase or produce for selling purpose। कि किसी बिजनेस में ऐसी कोई भी चीज जो सेलिंग पर्पस के लिए परचेज की जाए, ऐसी कोई भी चीज जो इसलिए परचेज की जाए और प्रोड्यूस की जाए, उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न किया जाएगा, उसे हम गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते हैं, जस्ट परचेज की बात करते हैं, थोड़ी देर की प्रोडक्शन कंसर्न को छोड़ देते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न में बिजनेस 2 टाइप्स की गुड्स परचेज कर रहा है, 2 तरह की चीजें परचेज कर रहा है। एक वो चीज जिसे खरीदते हुए उसकी नीयत होती है, इसे हम सेल करेंगे, सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, उसे हम गुड्स कहेंगे। ऐसी कोई भी चीज जो इसलिए खरीदी जाए कि उसे हम यूज करेंगे, उसे हम बिजनेस एक्टिविटी में इस्तेमाल करेंगे। लाइक अगर आप फर्नीचर डीलर के पास जाए, उस पास 2 तरह का फर्नीचर पड़ा हुआ है। एक वो फर्नीचर जो उसके ऑफिस में मौजूद है, जहां पे कस्टमर बैठे थे आगे, जहां पे कस्टमर से डीलिंग होती है, जहां पे अकाउंट्स के लोग बैठे अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं। यानी ऐसा फर्नीचर जो बिजनेस यूज में है, जो ऑफिस यूज में है, उसे हम कभी भी गुड्स नहीं कहेंगे। लेकिन वो फर्नीचर जो खुद प्रोड्यूस किया या परचेज किया है, तो उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न करेगा, उसे हम गुड्स कहेंगे। अब किसी भी शॉप पे जाए, जाके वहां पे गौर करें। जब आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा वहां पे 2 तरह की चीजें हैं। एक वो जो वो यूज कर रहा है, जो आप जब भी जाते हो पड़ी हुई है। एक वो जो उसने भी परचेज किया उसको सेल करेगा और सेल करके प्रॉफिट अर्न करेगा, उसे हम गुड्स कहते हैं। हर बिजनेस की अपनी प्रोडक्ट है जिसके अंदर वो ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर वो डीलिंग कर रहा है, उसे हम सिर्फ गुड्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल बाटा कंपनी की बात करें, बाटा कंपनी क्या बना रही है? शूज बना रही है, शूज बना के सेल कर रही है। सुजुकी कंपनी की बात करें, वो मोटर व्हीकल्स बना रहे हैं, वो गाड़ियां बना रहे हैं, डिफरेंट किस्म की गाड़ी बना रहे हैं, गाड़ियां बना के सेल कर रहे हैं। उनके लिए गुड्स क्या हुई? कार गुड्स होगी। लेकिन जो परचेज कर रहा है वो परचेज करके इस्तेमाल करेगा, उसके लिए कभी गुड्स नहीं होगी। हमारे पास सपना क्लॉथ है, सपना क्लॉथ को देखिए, किस चीज की शॉप है? क्लॉथ की। किसमें ट्रेड कर रहे हो? क्लॉथ में। वो किस चीज को सेल कर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं? क्लॉथ।
अब उस शॉप के अंदर आप जाए, वहां पे बहुत सारा फर्नीचर मौजूद है, वहां पे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मौजूद है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में उसमें फैन लगा होगा, एसी होगा, डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट है। अकाउंटेंट के सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो सारी चीजें इस्तेमाल करने के लिए, पूरी शॉप में सेल करने के लिए क्या है? जस्ट क्लॉथ। क्लॉथ द गुड्स फॉर सपना क्लॉथ और एनी क्लॉथ डीलर। फर्नीचर शोरूम की पहले एग्जांपल दे चुका हूं। तो किसी भी बिजनेस में कि कोई भी ऐसा आइटम जिसको इसलिए परचेज किया जाए, उसे सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे, हम बिजनेस में सिर्फ उस चीज को गुड्स कहते हैं। हम अकाउंटिंग में सिर्फ उस चीज को गुड्स कह रहे हैं, हम अदर आइटम्स को कभी भी गुड्स नहीं कहते। उसको फर्दर आगे जाके देखेंगे उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखें, आप पास परचेज का वर्ड है। अब परचेज भी एक स्पेसिफाइड वर्ड है, उसके अपने स्पेशल मीनिंग्स है। हम आम रूटीन में कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम परचेज कर रहे हैं, लेकिन जैसे अकाउंटिंग में हम वर्ड परचेज यूज करते हैं, इट्स अ स्पेसिफाइड वर्ड। क्या कहता है? कहता है व्हेन सेलेबल गुड्स परचेज an accounting record recorded as a purchase account when saleable goods। हम पहले गुड्स का वर्ड पढ़ के आ चुके हैं कि वो आइटम जिसको हम परचेज इसलिए किया या प्रोड्यूस इसलिए किया, हम उसको सेल करके प्रॉफिट अर्न करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद क्या कह रहा है? when other than saleable goods purchase an accounting record recorded as या as और by name account। जो कहना क्या चाह रहा है कि परचेज का वर्ड मखसूस है सिर्फ गुड्स के लिए। जब हम गुड्स परचेज करेंगे, हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड में परचेज लिखेंगे। जब गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेज करेंगे जिसको हमने यूज करना है, जो सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है, जिसको हमने सेल करके प्रॉफिट अर्न नहीं करना, उसका हम अपना नाम यूज करेंगे। ठीक हो गया? इसकी एग्जांपल देखते हैं आगे। कुछ ट्रांजेक्शन आपके सामने लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश इज अ ट्रांजेक्शन। जब हम इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाएंगे, इसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लेके जाएंगे, लिखा हुआ है परचेज गुड्स फॉर कैश व्हेन गुड्स परचेज इट इज रिकॉर्डेड एज अ परचेज अकाउंट। नीचे आते हैं, कहते हैं परचेज लैंड फॉर कैश। जब हमने गुड्स के अलावा कोई चीज परचेज की जिसका अपना नाम आ गया, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या लिखा? लैंड अकाउंट। हम अकाउंटिंग एंट्री बनाना नहीं सीख रहे, हम जस्ट ये सीख रहे हैं कि परचेज का वर्ड कहां यूज करना है, कैसे यूज करना है। तो याद रखिएगा, अकाउंटिंग में परचेज का वर्ड मखसूस किया गया गुड्स के लिए। उस गुड्स के लिए जो इसलिए परचेज की, उसको बाद में सेल करना है और सेल का प्रॉफिट अर्न करना है। उसके अलावा किसी भी चीज के लिए परचेज का वर्ड हम यूज भी करेंगे। कह रहा है परचेज फर्नीचर, इट्स मीन इट नॉट अ गुड्स। अगर गुड्स होती, वो गुड्स लिख रहा होता है यहाँ पे। परचेज फर्नीचर, हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज अ फर्नीचर अकाउंट। तो आज के बाद जब भी बुक में या किसी भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड में वर्ड परचेज अकाउंट नजर आए, तो याद रखिएगा इट्स मीन कि यहां पे हमने सेलेबल गुड्स परचेज की थी। अगर सेलेबल गुड्स ना होती, हम उस चीज का अपना नाम लिखते। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सेल। सेल और परचेज सिमिलर मीनिंग्स में यूज हो रहे हैं। अगर मैं एक समरी दूं यहीं पे कि सेल और परचेज का वर्ड मखसूस कर दिया गया गुड्स के लिए, सेलेबल गुड्स के लिए, ये गलत नहीं होगा। तो परचेज और सेल का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। जब हमने गुड्स परचेज किया, हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या लिखा? परचेज अकाउंट। जब हम गुड्स सेल करेंगे, व्हेन सेलेबल गुड्स सोल्ड रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड एज सेल अकाउंट, हम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या लिखेंगे? सेल अकाउंट। जब अदर देन सेलेबल गुड्स भी सेल करेंगे,
जिसको हमने पहले परचेज किया था हम यूज करेंगे, हम उसका अपना नाम लिखेंगे। हम आगे चल के कुछ चीजों को तो एसेट का नाम दे देंगे। ठीक, आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे पहले एग्जाम्पल देख के आया है, वहां पे कहा था परचेज गुड्स, उसने रिकॉर्ड में क्या लिखा? परचेज अकाउंट। अब कह रहा है सोल्ड गुड्स, रिकॉर्ड में क्या लिखेगा? सेल अकाउंट। गुड्स के अलावा कोई भी चीज परचेज या सेल करेगा उसका अपना नाम। सोल्ड इक्विपमेंट, इक्विपमेंट अकाउंट। सोल्ड प्लांट, प्लांट अकाउंट। तो सेल और परचेज का वर्ड मखसूस है गुड्स के लिए। वंस अगेन समरी दे रहा हूं, वर्ड परचेज एंड सेल specified only for goods, those goods which purchase for selling purpose, for earning of profit, other than saleable goods recorded by name account, उसका अपना नाम लिखोगे अकाउंटिंग का। नेक्स्ट हम पहले ट्रांजेक्शन पढ़ गया, उसके बाद टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आ गया। तो टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस के अंदर क्या है? देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन क्या है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, सेकंड इज कैश ट्रांजेक्शन। देखिए ये आम रूटीन लाइफ की बात है। कैश ट्रांजेक्शन हमने कुछ नगद ट्रांजेक्शन, जिसके हमने कैश पे कर दिया, हमने रिसीव कर। क्रेडिट ट्रांजेक्शन उधार पे लेन देन, जिसके हम कैश का पे करेंगे फ्यूचर में। लेकिन अकाउंटिंग इसके अंदर एक स्पेशल बात है, वो जस्ट बताता जाऊं। अकाउंटिंग में जिस तरह आम रूटीन लाइफ में होता है, आपने सुबह एक चीज परचेज की, आपने कहा मैं शाम में कैश पे कर दूंगा, आम रूटीन लाइफ में इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसिडर किया जाता है? नहीं। अकाउंटिंग में प्रॉपर प्रेजेंट एंड फ्यूचर पे चलते हैं। अगर सेम डेट पे, सेम डे पे कैश रिसीव और पे हो जाए, उसे हम कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। लेकिन अगर टुमारो और इन अ फ्यूचर, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कैश पे की जाए, इवन कि नेक्स्ट डे पे कैश को डिले किया जाए, फिर हम उसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहेंगे। यानी अकाउंटिंग, आपने एक चीज सुबह परचेज की, शाम को कैश पे कर दी, हमारी आम लाइफ में से क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन इसको कहेंगे जब फ्यूचर में कैश पे करेंगे। अगर सेम डे पे कैश पे और रिसीव हो जाएगी तो उसे हम कैश ट्रांजेक्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल में आप परचेज और सेल पे अगेन आ जाते हैं। हमारे पास दो तरह की परचेज आ गई, कैश परचेज और कैश सेल। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल, यानी परचेज की दो टाइप आ गई, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। सेल की दो टाइप्स आ गई एग्जांपल्स में, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। जब सेम डे पे कैश पे और रिसीव करेंगे, परचेज में कैश पे करते हैं, सेल में रिसीव करते हैं। अगर सेम डे पे होगी तो कैश परचेज और कैश सेल। अगर हम नेक्स्ट डे या फ्यूचर में पे करें तो हम कहेंगे हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टर्मिनोलॉजी यूज होती है सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न। सेल रिटर्न एंड परचेज रिटर्न में इसके लिए दो इसके और नाम यूज होते हैं। सेल रिटर्न के लिए रिटर्न इनवर्ड का वर्ड भी यूज होता है और परचेज रिटर्न के लिए रिटर्न आउटवर्ड का भी। बेसिकली डायग्राम बनाने का पर्पस भी यह है कि आपको वर्ड क्लियर कर देना कि जब आप गुड्स परचेज करते हो, गुड्स बिजनेस में होती है, जब परचेज हो के रिटर्न हो उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। लेकिन हमने बिजनेस के सिनेरियो में देखना है, जब गुड्स परचेज हुई, परचेज होकर बिजनेस में हुई, जब रिटर्न होगी बिजनेस से आउट होगी, हम कहेंगे हमारे लिए रिटर्न आउटवर्ड है, बिजनेस से आउट हो गई। अच्छा मजे की चले एक और बात आप बताते हैं, जब आप अकाउंटिंग सीखने की कोशिश करते हैं, आप अगर एज अ अकाउंटेंट उस ट्रांजेक्शन को सोचेंगे शायद आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाए। हमेशा जब भी आप ट्रांजेक्शन को सोचे, आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, क्योंकि ट्रांजेक्शन में हमेशा दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है। आपने परचेज की, किसी ने सेल की। आपने जब भी ट्रांजेक्शन के बारे में सोचना है एट टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, आपने अपने बिजनेस के लिए देखना हो, बिजनेस के लिए क्या है। जब गुड्स परचेज करते हैं बिजनेस में होगी, जब रिटर्न हुई तो बिजनेस से आउट हो गई।
हम उसे दो नाम दे देंगे, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अब इस तरह से जब हम गुड्स सेल करते हैं, गुड्स बिजनेस से आउट होती है, जब रिटर्न होती है बिजनेस में वापस आती है। तो सेल हो के रिटर्न हो तो सेल रिटर्न, क्योंकि बिजनेस में वापस आई इसलिए हम उसको रिटर्न इनवर्ड का नाम भी देंगे। अब गुड्स बिजनेस में रिटर्न होती क्यों है? ड्यू टू डिफेक्टिव, स्पेशल रीजन होती है कुछ, उसकी वजह से गुड्स रिटर्न हो सकती है। गुड्स डिफेक्टिव है, गुड्स रिटर्न होगी। नॉट अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है, जो आपने स्पेसिफिकेशन भेजी है उसके मुताबिक गुड्स नहीं, आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो। गुड्स बिलो स्टैंडर्ड है, बिलो क्वालिटी है, जो क्वालिटी आपको रिक्वायर्ड थी गुड्स उसके मुताबिक नहीं है, आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो। आपने डिमांड किया एसर का लैपटॉप, आपको भेजा गया डेल का, नॉट योर रिक्वायरमेंट। आपने डिमांड किया 500 जीबी, उसने आपको भेज दिया 200 जीबी। जो आपने डिमांड किया उसके मुताबिक नहीं है, आप गुड्स को रिटर्न कर सकते हो। गुड्स डिफेक्टिव है, गुड्स को आप रिटर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपस डेटर एंड क्रेडिटर। इसके लिए इसके दो नाम है अकाउंटिंग, जब भी आप देखेंगे आप बुक के अंदर आपको दो वर्ड यूज होते हुए नजर आएंगे, डेटर अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिटर अकाउंट पेएबल। वंस अगेन दो टर्म्स हम एक टाइम में पढ़ रहे हैं। अब बिजनेस के सिनेरियो में देखें, बिजनेस के लिए कह रहे हैं तो कह रहे हैं क्रेडिटर वो पर्सन और सप्लायर है जिनसे बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करता है। यानी वो पर्सन और सप्लायर जिनसे बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर। और क्यों? अब उसके बाद क्रेडिट परचेज किया, कैश विल बी पेड इन फ्यूचर, क्योंकि कैश फ्यूचर में पे होगी तो हमारे लिए क्या होगी? पेएबल। अगर फ्यूचर में पे करनी हो पेएबल, अगर फ्यूचर में रिसीव करनी हो रिसीवेबल, क्योंकि फ्यूचर में पे करनी है इसलिए पेएबल। तो क्रेडिटर के लिए वर्ड यूज हो सकता है अकाउंट पेएबल। वो हमारे पर्सन, वो हमारे सप्लायर जिनसे हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की और कैश कब रिसीव करनी है? फ्यूचर में। एक बार डेटर को देखते हैं फिर इसको मजीद एक्सप्लेन करते हैं। डेटर कौन होगा? डेटर आर द पर्सन और कस्टमर जिनको आप गुड्स क्रेडिट पे सेल कर रहे हो, एंड कैश विल बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, और कैश कब रिसीव होगी? फ्यूचर। उसे आप क्या नाम दोगे? उसे आप दोगे डेटर। अब फ्यूचर में कैश रिसीव होगी, हम उसको रिसीवेबल भी कह सकते हैं। हम उस कैश को क्या कह सकते हैं? रिसीवेबल। हमें कैश कब रिसीव करनी है? फ्यूचर में। चलिए आपको एक और एग्जांपल देते हैं छोटी सी, फिर आपको डेटर क्रेडिटर ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप सारे स्टूडेंट्स जो हम लोग पढ़ाने आते हैं, हम सारे टीचर्स, अब हम बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाने आते हैं और आप बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने आते हैं। इस तरह बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं जिनसे बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर रहा है, कैश पे भी परचेज कर रहा है। बिजनेस पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर भी है जिनको क्रेडिट पे सेल कर रहा है और जिनको क्रेडिट पे और कैश सेल भी कर रहा है। अब जिस तरह से हम जो पढ़ाना है, हमें टीचर का नाम दिया गया, आप लोग जो पढ़ना है तो आपको स्टूडेंट्स कहा जाता है। अब हजारों बच्चों के बारे में एक वर्ड यूज हो रहा है, स्टूडेंट। तो आपके पास ऐसे पर्सन, ऐसे सप्लायर जिनसे बिजनेस क्रेडिट पे गुड्स परचेज करे, उन सारों को एक नाम दे दिया गया और वो नाम क्या? क्रेडिटर। तो अगर हम क्रेडिटर को फिर डिफाइन करें क्या होगा? क्रेडिटर आर दोज पर्सन और सप्लायर from whom goods have been purchased on credit and cash will be paid in future. और डेटर कौन हो गया? डेटर a person or customer to whom goods have been sold on credit and cash will be received in future. कैश कब रिसीव होगी? फ्यूचर में। इसे लोगों क्या कैसे कस्टमर्स को क्या कहेंगे? क्रेडिट कस्टमर को क्या कहेंगे हम? डेटर।
तो हमने उनका जर्नल, एक हमने उनका नाम रख लिया, डेटर क्रेडिटर। डेटर का वर्ड दूसरा नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। क्रेडिटर का दूसरा नाम क्या है? अकाउंट पेएबल। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट में क्या कह रहा है जी? एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, when all seller or company give rebate or reduction in a catalog price, in a listed price, due to bulk purchase or bargaining. देखिए, ट्रेड डिस्काउंट जब आप बाइंग एंड सेलिंग कर रहे होते हैं, जब आप गुड्स परचेज या सेल कर रहे होते हैं, आप या तो उससे बल्क परचेज करें, उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाए, या बार्गेनिंग से कोई रिबेट ले ले, उससे आपको डिस्काउंट मिल जाए, उसे आप कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लिस्टेड प्राइस, अक्सर आप फॉर एग्जाम्पल अब वेजिटेबल शॉप पे जाए, वहां पे आप लिस्ट डिस्प्ले नजर आती है, उस पर आप रेट देख सकते हैं। अब बल्क परचेज, अगर आप उससे ना 1 kg परचेज करें, उसका रेट आपको फॉर एग्जाम्पल उसने 100 का है, फिर आप जैसे इसके यार 10 kg परचेज करना है, वो कहेगा सर 950 का हो जाएगा। Why he decreased the price? Why he reduced the price? Why he gave a rebate in price, in a listed price, and a reduction in a listed or catalog price due to a bulk purchase? और अक्सर आप जाते हैं, आप बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग करके डिस्काउंट लेते हैं। आप ऐसे डिस्काउंट को आप क्या नाम देंगे? आप नाम देंगे ट्रेड डिस्काउंट। अब आगे एक नोट लिखा गया है, कह रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली नेट अमाउंट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट नेवर रिकॉर्डेड बाय नेम और बुक। आप कभी भी ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। व्हाई? बिकॉज ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने से पहले हो चुका है। जो आपको इनवाइस दी जाएगी, जो आपको रसीद दी जाएगी, वो दी ही नेट अमाउंट की जाएगी। अगर वो नेट की नहीं भी देगा, लिखेगा ग्रॉस अमाउंट, उसके बाद लिखेगा डिस्काउंट, उसके बाद लिखेगा नीचे नेट अमाउंट, अल्टीमेट नेट अमाउंट के आगे मेंशन करने के बाद भी। तो ट्रांजैक्शन एक्चुअल में होती नेट अमाउंट पे है। तो अगर किसी ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट आ भी जाए, आप उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंशन नहीं करेंगे, आप उसको डायरेक्ट नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। चल, एक और अकाउंटिंग का एक रूल है, अकाउंटिंग का एक रूल है कि अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। एविडेंस आपके पास इनवाइस है, वो रसीद है जो ट्रांजैक्शन पे मिली, वो रसीद कितने पे है? वो नेट अमाउंट पे है। जब वो रसीद ही नेट अमाउंट पे है, तो आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन को किस, अपने बुक्स में ट्रांजैक्शन को किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? नेट अमाउंट पे। सो ट्रेड डिस्काउंट अगर गिवन भी हो तो टोटल अमाउंट, लिस्टेड अमाउंट और कैटलॉग प्राइस से लेस कर दो, इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है और ना ही रिकॉर्ड होती है। इसलिए यहाँ पे स्पेशल नोट लिखा गया है, लिस्टेड प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट, नेट अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ कैश पेमेंट एंड रिसीव, कह रहे हैं व्हेन गुड्स परचेज और सोल्ड ऑन क्रेडिट, कैश विल बी पेड और रिसीव्ड इन फ्यूचर। थोड़ी देर पहले पढ़ के आया क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल की डेफिनेशन। कैश कब रिसीव होगी, पे होगी? फ्यूचर में। तो कह रहे हैं इफ कैश पेड और रिसीव बिफोर ड्यू डेट, क्या आप ड्यू डेट से पहले पे कर दे, पेमेंट डेट से पहले पे करें, a rebate or reduction given in a total amount is called cash discount. यहां अब नेक्स्ट सुनते हैं, कह रहे नोट कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, क्यों? पहले अकाउंटिंग टर्म देखते हैं, उसके बाद आपको इसकी लॉजिक ज्यादा अच्छी समझ आएगी। क्रेडिट टर्म का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर।
जो बायर और सेलर के दरमियान एग्रीमेंट होता है उसे कहा जाता है क्रेडिट टर्म। क्रेडिट टर्म क्या कह रहा है? 2/10 एंड नेट 40 एंड 40 2/10, ये 10 एंड 40 डिनोमिनेटर में डेज है, 10 डेज 40 डेज, 2% है, डिस्काउंट है। एन का मतलब नेट टोटल, कितने डेज के लिए क्रेडिट दिया गया? 40 डेज के लिए। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन बढ़ते हैं। कह रहा है इफ कैश पेड विद इन 10 डेज, कह रहा है अगर आप 10 दिनों के अंदर कैश दे दोगे, यानी 10 दिन आपके लिए, 10 डेज आपके लिए डिस्काउंट पीरियड है, देन 2% डिस्काउंट विल बी अ गिवन, आपको 2% डिस्काउंट दिया जाएगा। एंड इफ नॉट, अगर नहीं, नॉट डिस्काउंट विल बी गिवन, टोटल क्रेडिट गिवन फॉर 40 डेज नेट डेज। तो अगर आप डिस्काउंट पीरियड के अंदर कैश पे कर दे, जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। इट्स मीन कैश डिस्काउंट का ताल्लुक कैश को जल्दी लेने से है, कि जब सेलर अपने कस्टमर को कैश को जल्दी कलेक्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर करे, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं, उसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। क्रिटिकली सुनिएगा, मैंने आज सेल की है 10,000 की, 10,000 की सेल की। अब मेरे कस्टमर की मर्जी हो, मुझे डिस्काउंट पीरियड में 10 डेज में पे करे या ना पे करे, या 40 डेज में पे करे, मुझे नहीं आइडिया। जब मैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा, मैं 10,000 पे रिकॉर्ड करूंगा। अगर वो मुझे डिस्काउंट, अगर वो डिस्काउंट ले लेता है, अगर वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर पे करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे 9800 पे किए, 200 उसने डिस्काउंट ले लिया मुझसे, अब कस्टमर के नाम पे कितना रिकॉर्डेड है? 10,000। कैश रिसीव कितनी हो रही है? कैश डेबिट हो रही है 98 से। देयर इज अ डिफरेंस which should be booked, which should be recorded. It recorded as a cash discount. तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता ही नहीं है। तो आज के बाद जितने डिस्काउंट आपको बुक्स के अंदर नजर आएंगे, जितने डिस्काउंट आपको नजर आएगा, जो भी डिस्काउंट कहां पे? बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर, उसे हम कैश डिस्काउंट का नाम दें। तो कैश डिस्काउंट ऑलवेज रिकॉर्डेड। एक और लाइन आखिर में बोलता जा रहा हूं, ट्रेड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन होने से पहले हुआ, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। कैश डिस्काउंट ट्रांजैक्शन के बाद हो रहा है, ये हमेशा रिकॉर्ड होगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछे, मैं आपको इंशाल्लाह आंसर करूंगा। और आप सब्सक्राइब करना ना भूले मेरा चैनल का नाम है ऑनेस्ट स्टूडेंट पॉइंट, आप इसको मस्ट सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप फर्दर नोट्स के लिए, आप बुक्स के लिए, आप इसका ये जो चैप्टर है इसकी हार्ड कॉपी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.onstudent.point, या आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी मोबाइल एप्लीकेशन onstudent.point मोबाइल पे आप इंस्टॉल कर ले, आपको नोट्स भी, आपको बुक्स भी, आपको वीडियो लेक्चर के लिंक एक्सेट्रा हर चीज आपको मोबाइल ऐप पे मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।